लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा अबाउट सैलरी, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है और बेसिक पे कैसे निकालते हैं। पे स्केल सबसे इंपॉर्टेंट था आपका, पे स्केल ये कैसे निकलता है कि एक एनुअल इंक्रीमेंट मान लो कैसे पेमेंट दिया हुआ है तो ये एनुअल इंक्रीमेंट होता है तो ये देखना पड़ेगा कब से वो इंक्रीमेंट इंक्रीज हो रहा है। सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा असेसमेंट ईयर 23-24 और प्रीवियस ईयर 22-23 है, यानी 1/4/22 से लेकर 31/3/24 तक जो सैलरी एक्रू होगा उसी को लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल 1 किया और एग्जाम्पल 2 होमवर्क था, 1 ही था, 1 का रिमेनिंग पोर्शन था जो आपने कर लिया और क्वेश्चन शायद 1 था जो आपने कर लिया। अब हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, सैलरी तो आज का लेक्चर से क्या होगा, डेट कितना है, ठीक है ये वो गेट बंद कर दिया। जैसे सैलरी में बहुत सारे अलाउंस इंक्लूड होते हैं, उसमें हम लोग एक अलाउंस कैलकुलेट करेंगे HRA। HRA का फुल फॉर्म क्या है, हाउस रेंट अलाउंस। अब यहां पर बात यह रही कि जैसे कोई भी एम्प्लॉय जब काम करता है, मान लो वो अपने शहर में यानी जिस लोकेशन से जुड़ा हुआ है उसी लोकेशन में वो जॉब कर रहे हैं और वो अपने घर में रहता है, मतलब अपने घर से ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर जाता है, यानी उसका अपना घर है वहां पे। उस केस में अगर कंपनी यानी एम्प्लॉयर उसको एक अलावेंस यानी हाउस रेंट अलावेंस देती है, यानी घर में रहने का पेमेंट देती है कि आपको HRA देते हैं 5,000 10,000 महीने का देते हैं। तो उस केस में जब अपने घर में आप रह रहे हैं तो आपको कोई रेंट का पेमेंट तो करना नहीं पड़ रहा है, तो उस केस में जो भी HRA रिसीव होगा उस एम्प्लॉय के द्वारा वो उसके सैलरी का पार्ट माना जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब ये होता है कि जब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो बेसिक पे जो लेते हैं, जो बेसिक पे हमारा आता है उसमें HRA भी ऐड हो जाएगा। मान लो किसी का बेसिक पे 8 लाख रुपया है साल का और HRA 2 लाख रुपया मिला, तो 8 लाख प्लस 2 लाख यानी 2 लाख वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन
अगर वो एम्प्लॉय दूसरे शहर में रह रहा है, मतलब कि किसी का कोई है मुजफ्फरपुर का मान लो, और उसका जॉब नोएडा, लखनऊ, बनारस, दिल्ली कहीं होता है। अब वहां रहे तो वहां तो अपना घर बनाएगा नहीं, रहेगा नहीं, तो उस केस में अब वो रहेगा कैसे? कहीं रेंट लेके रहेगा। अब वो रेंट लेके रहेगा तो उसका रेंटल खर्चा बनेगा। तो कंपनी को वो रेंट क्यों ले रहा है? क्योंकि कंपनी में काम कर रहा है वो। जब कंपनी में हम काम करते हैं तो उसमें होता क्या है? होता ये कि हम जितना कंपनी पेमेंट कर रही है उससे ज्यादा का वो काम कर रहा है, तो कंपनी उसका अलाउंस देती है कि भैया आप रह रहे, उसका हम अलाउंस देते हैं। और उसी अलाउंस को हम कहते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस। उस केस में वो जितना भी अलाउंस ले रहा है फुल्ली टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ पार्ट उसका एग्जेम्प्ट माना जाएगा। कुछ पार्ट क्या माना जाएगा? एग्जेम्प्ट माना जाएगा, और उसी का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी हमने कैलकुलेशन किया था। अब यहां देखिए, HRA, इफ एम्प्लॉय रिसाइड्स, रिसाइड्स मतलब क्या होता है? रिसाइड्स मतलब रहना, रेसिडेंट मतलब जो रहने वाला है, रिसाइड्स मतलब जो रहता है। इफ एम्प्लॉय रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस, HRA रिसीव बाय एम्प्लॉय विल बी फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन इफ एम्प्लॉय रिसाइड्स इन रेंटेड प्रीमिसेस, प्रीमिसेस मतलब बिल्डिंग, जो घर में हम रहते हैं उसको प्रीमिसेस कहते हैं। तो रेंटेड घर में रहते हैं तो वहां पर कुछ पार्ट टैक्सेबल होंगे, कुछ पार्ट क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट होंगे। और उसके 3 कंडीशन देखने पड़ेंगे। 3 कंडीशन में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। एग्जेम्प्ट मतलब टैक्सेबल नहीं होगा। एग्जेम्प्ट मतलब क्या होगा? जो टैक्सेबल नहीं होगा उसको हम एग्जेम्प्ट कहते हैं, यानी एग्जेम्प्ट, छूट। जैसे मान लो कि HRA मिला 2 लाख रुपया। HRA कितना मिला? 2 लाख। और हमने जब ये कैलकुलेशन किया तो उसमें 80,000 एग्जेम्प्ट हो गया। तो मेरा सैलरी में 2 लाख नहीं जुटेगा। 2 लाख में एग्जेम्प्ट हुआ 80,000, तो 2 लाख माइनस एग्जेम्प्ट 80,000 कितना बनेगा? 1,20,000। तो वही 1,20,000 का टैक्सेबल माना जाएगा। तो एग्जेम्प्ट का मतलब ये हुआ कि जो पार्ट एग्जेम्प्ट है, यानी जो हमने अमाउंट रिसीव किया, अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज इक्वल्स टू टैक्सेबल। अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट इक्वल्स टू टैक्सेबल। यानी हमने क्या रिसीव किया? क्या हमको छूट मिला? तो जितना छूट मिला वो उसके बाद जो बचा वो टैक्सेबल हो गया। अब सपोज करिए कि हमको 2 लाख रुपया HRA रिसीव हुआ और 2 लाख का 2 लाख एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना? अब यहाँ एग्जेम्प्ट में लिस्ट मतलब कम से जो सबसे कम, यानी इस तीनों में जो कम आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या है वो तीनों? एक्चुअल HRA रिसीव जो कर रहे हैं वो मान लो 2 लाख रुपया। दूसरा ये देखिए ध्यान से, रेंट पेड, यानी जिस घर में हम रह रहे हैं उसका रेंट दे रहे होंगे ना, तो रेंट पेड वो हो गया, लेस ये माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेटेड पीरियड। हमको सैलरी का 10% निकालना पड़ेगा, जो हमारा सैलरी बनेगा। सैलरी का कितना परसेंट? 10%। और जो 10% आया उसको रेंट पेड से माइनस कर देंगे। मान लीजिए कि मेरा रेंट पेड है 3 लाख रुपया। रेंट पेड कितना है? 3 लाख रुपया। और 10 लाख मेरा सैलरी आ रहा है। 10 लाख क्या आ रहा है? तो 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख। और रेंट पेड कितना किए? तो 3 लाख माइनस 1 लाख कितना आया? 2 लाख यहाँ पर आएगा। और थर्ड में ध्यान रखिएगा, थर्ड में अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कुछ समझ में आ रहा है? 4 शहर क्या है? मेट्रो सिटी। 4 मेट्रो सिटी होते हैं ना इंडिया के। 4 मेट्रो सिटी का नाम क्या है? यही याद रखिएगा, यानी आप याद रखिएगा 4 मेट्रो सिटी। 4 मेट्रो मेट्रो सिटी में रहना खर्चीला है कि थोड़ा सस्ता होता है एज कम्पेयर दूसरे शहर में रहने से? अगर आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई के बगल में पुणे शहर है, वहां रहते हैं, तो खर्चा कहाँ ज्यादा होगा?
मुंबई में होगा। और मतलब ऐसा नहीं, कोई इंसान चाहे तो अपना वो लिविंग स्टैंडर्ड डिपेंड करता है कि आप अगर पुणे के आप पॉश इलाके में रहते हैं, अब मुंबई के धारावी में रहते हैं तो धारावी में रहिएगा तो खर्चा कम पड़ जाएगा, तो मुजफ्फरपुर से कम पड़ेगा, डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब कि शहर की मतलब जिस पोस्ट पे आप काम करते हैं, जो आपको जैसे 2 BHK की बात करते हैं कि 2 BHK शहर में, कि पटना शहर का 2 BHK का रेंट और मुंबई में 2 BHK का रेंट में अंतर पड़ जाएगा। तो 4 मेट्रो सिटी यानी जो मेट्रो सिटी में रहते हैं तो जनरली खर्चा होता है, क्योंकि मेट्रो सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट एजेंसी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी के हेड ऑफिस होते हैं, और जब हेड ऑफिस होंगे वहाँ पैसे वाले लोग होंगे तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ महंगाई रहेगा। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पैसे वाले की संख्या कम है, तो यहाँ महंगाई उससे कम है। कह सकते हैं तो महंगाई कैसे कोई होता है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना ज्यादा आप खर्च कर रहे हो उतना ज्यादा महंगाई बढ़ रहा है। तो 4 मेट्रो सिटी अगर आता है तो जो हमारा सैलरी बना था ना, सैलरी उसका 50% निकालो फ्लैट। जैसे 30 लाख कितना आप सैलरी बताते हैं, 15 लाख, तो 15 लाख का 50% कितना हुआ, 7,50,000 यहाँ पर आ जाएगा। 3 सर अगर 4 मेट्रो सिटी के अलावा कहीं जॉब करना है तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अलावा पुणे में है, लखनऊ है, बनारस है, तो इस 50% की जगह पे 40% यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, 40% ऑफ सैलरी अदर देन द मेट्रो सिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तीनों में जो कम से कम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ मान लो 7.5 लाख आया, यहाँ 2 लाख आया, मान लो कि आपने 2 लाख में रिसीव किया था, तो लिस्ट क्या है 2 लाख, तो 2 लाख रिसीव किया और 2 लाख एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 2 लाख रिसीव किया, 2 लाख एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल 0 हो जाएगा ना बेटा। तो टैक्सेबल का पोर्शन कैसे निकलता है, रिसीव माइनस एग्जेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये एचआरए का कैलकुलेशन है। अब टैक्सेबल एचआरए कैसे निकलेगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव माइनस एग्जेम्प्टेड एचआरए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर सैलरी में बताइए, सैलरी में क्या क्या लेंगे। याद है जब रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़े तो सैलरी में सिर्फ बेसिक नहीं, कहीं डीए भी आ रहा था, कहीं कमीशन भी आ रहा था, कहीं बोनस भी आ रहा था। तो यहाँ सैलरी में क्या क्या लेंगे, बेसिक पे लेंगे, डीपी लेंगे, डीपी मतलब डियरनेस पे, क्या लेंगे बेटा, डीपी मतलब डियरनेस, डीए। अब कौन सा डीए लेंगे, इफ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मान लो डीए हमको मिला 1 लाख, 40% अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, तो 1 लाख का 40% ही यहां पर हम ऐड करेंगे, प्लस कमीशन एट फिक्स रेट ऑफ सेल। अगर कमीशन अमाउंट में दिया हुआ है तो नहीं लेंगे, कमीशन अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम लेंगे। तो सैलरी में क्या क्या लेंगे, बेसिक, डीपी, डीए अंडर टाइम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन एट फिक्स रेट। अब ये जो जोड़कर जो मुझे आएगा पूरे साल भर का वो सैलरी में ले लिया जाएगा। लेकिन अगर सपोज करें कि 9 महीना ही कोई काम किया, मतलब 9 महीना ही रहा, जैसे मान लो किसी का ज्वाइनिंग 1 जुलाई को होता है, 1 जुलाई 22 को, तो वो रेंट कब से देगा, 1 जुलाई से ना देगा, और सैलरी 1 जुलाई से मिलेगा, तो 1 जुलाई से आपको लेना है। सर मान लीजिए 1 अप्रैल से कंपनी में जॉब कर रहा था, मान लो मुजफ्फरपुर में जॉब कर रहा था, मुजफ्फर कंपनी का ब्रांच था, 3 महीना अपने घर पे रहा, उसके 1 जुलाई को उसका पोस्ट हो जाता, शिफ्ट हो जाता है, नहीं होता है, पोस्ट ट्रांसफर हो गया और चला गया दिल्ली। अब दिल्ली में 1 जुलाई को उसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, तो सैलरी तो पूरे साल भर का लेंगे हम, क्यों, क्योंकि उसी कंपनी में है। लेकिन जब हम एचआरए कैलकुलेट करेंगे तो जो पहला 3 महीने का जो एचआरए रिसीव होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए अगर आप अपने घर में रहिएगा तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, तो वहां जो एचआरए कैलकुलेशन करेंगे कितना महीना के लिए, जुलाई से मार्च तक 9 महीने का, और वहां सैलरी भी लेंगे, अगर जैसे 10% ऑफ सैलरी आप ले रहे हैं या 50-40% सैलरी ले रहे हैं, कितना महीना का लीजिएगा, 9 मंथ्स का लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरए। हम लोग को अलावेंस कैलकुलेट सीखने हैं, सैलरी में बहुत सारे अलावेंस कैलकुलेट सीखने पड़ेंगे। जैसे पहला हम लोग सीख रहे हैं आज का HRA, हाउस रेंट अलाउंस, बस इसको नोट कर लीजिए। ऐसा क्या है, आई प्रॉब्लम,
हो गया? उसे नहीं लेके जाइए। कहाँ पे? एग्जेम्प्टेड एचआर है क्या? हाँ, एग्जेम्प्टेड एचआर। हो गया? हटा दें? हो गया?
एग्जाम्पल 2, तीन कंडीशन बताइए तो क्या एचआरए का जो एग्जाम्पशन निकलेगा उसका तीन कंडीशन क्या होता है यहाँ? एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव, दूसरा क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, और मेट्रो सिटी का 50% ऑफ सैलरी, और अदर देन मेट्रो सिटी का 40% ऑफ सैलरी। है ना था? अब देखिए, कैलकुलेट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ एचआरए। हमको क्या निकालना है? एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो लिस्ट ऑफ द 3 फॉलोइंग एग्जेम्प्ट हो सकता है, जो 3 में सबसे कम होगा। इन द फॉलोइंग केसेस, यानी 4 केस है आपका, और चारों केस आपका अलग अलग है। ठीक है बेटा? देखिए केस 1, एससीसी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट भोपाल। देखो एक चीज याद रखिएगा कि अगर वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट का हो या नॉन गवर्नमेंट का, डिपेंड करता है रह कहां रहा है। तो यहां लिखा हुआ है कि एसएससी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहां का है, और सैलरी 15,000 पर मंथ मिल रहा है, और डीए 5400 पर मंथ, एचआरए 1200 पर मंथ। ही रिसाइड्स हिज ओन हाउस। अब बताइए, अगर वो अपने घर में रह रहा है और उसके एवज में उसको एचआरए मिल रहा है, बताइए फुल्ली टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट होगा? अभी हमने बस लिखाया है फुल्ली टैक्सेबल। तो यहां पर एग्जेम्प्ट निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? बिकॉज द एसएससी रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस, देन एज पर रूल द एचआरए रिसीव बाय एम्प्लॉय इज फुल्ली टैक्सेबल। और फुल्ली टैक्सेबल कितना होगा? एचआरए 1200 पर मंथ मिलता है, तो 1200 गुने 12 14,400 टैक्सेबल हो जाएगा। लिखिए इसका आंसर। एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन लिखिए। Saying SSC is living in his own house, therefore as per rule HRA received by employee shall be fully taxable. Taxable HR equals to 1200 into 12, 40,400. चले आगे। केस 2 देखिए। द एसएससी इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट आगरा। आगरा मेट्रो सिटी है कि नॉन मेट्रो सिटी है? तो थर्ड कंडीशन, जो 3 कंडीशन है उसमें 40% लीजिएगा, 50% लीजिएगा, 40%।
सैलरी 18,000 पर मंथ है, डीए ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। जब हम एचआरए कैलकुलेट करेंगे तो सब बेसिक के साथ साथ डीए लेंगे कि लेंगे क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट के अकॉर्डिंगली है। तो 18,000 पर मंथ ये हो गया प्लस 4500 पर मंथ ये हो गया, तो 22,500 पर मंथ हो गया। एचआरए ये रिसीव है 1875 पर मंथ ले रहे हैं, तो 1875 गुने 12 एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव आ जाएगा। रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन 2812 पर मंथ। अब तीन कंडीशन बताइए, क्या क्या कंडीशन लगेगा यहाँ पर? हमको एग्जाम निकालना है ना, एग्जाम्प्टेड एचआरए, तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एग्जाम्प्टेड एचआरए। एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना 1875 गुने 12। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 18,000 प्लस 4500 22,500 22,500 गुने 12 कर दीजिएगा, साल भर का सैलरी आ जाएगा। उसका 10% जो आएगा हमने रेंट जो पेड किया उससे माइनस कर देंगे। और तीसरा 40% ऑफ सैलरी। उस तीनों में जो कम से कम होगा वही मेरा क्या हो जाएगा बेटा? एग्जाम होगा। लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ exempted HRA। List of the following salary exempt। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना महीना का था एचआरए? कितना रुपए महीना था एचआरए? कितना मंथली था? 1875 था। इंटू 12 करिए कितना आएगा? 1875 गुने 12 करिए 22,500 सेकेंड। रेंट पेड कितना किया बेटा? 2812 था मंथली रेंट पेड लास्ट में होगा 2812 गुने 12 करो। थ्री 3744। इसमें क्या माइनस करेंगे? 10% ऑफ सैलरी। अब देखो ध्यान से, सैलरी में क्या आएगा? 18,000 बेसिक बोलो हाँ या ना, प्लस 4500 डीए। देखो ध्यान से, ये मंथली है, इनटू कितना महीना करेंगे और इसका 10% निकालेंगे इनटू 10%। ये ना करेंगे, फॉर्मूला बनेगा। चलिए निकालिए कितना बनेगा? 22,500 गुने 12 करो, पूरा सैलरी साल भर का आएगा, उसका 10% निकालो। कितना आया? 7,000 आपको गड़बड़ लग रहा है। 22,500 इंटू 12 ये आ गया 2,70,000। इसका 10% कैसे आएगा जी? 27,000। चेक कर लीजिए आपको खुद से। 27,000 आएगा। कैसे करते हैं आप लोग? कैसे करने नहीं आ रहा है?
अब इसको घटा दो, 33,744 माइनस 27,000, 6744। ठीक है, नहीं समझे बोल दीजिए। कैलकुलेशन है 10% ऑफ सैलरी रेंट पेड से माइनस करेंगे। सैलरी में बेसिक था 18,000 पर मंथ, 4500 डीए, तो ये जब 22,500 पर मंथ, तो 1200 मिनट की साल भर का आया 2,70,000। इसका 10% कितना 27,000। रेंट पेड कितना है 2812 पर मंथ गुने 12, 33,744 माइनस 27,000, ये वैल्यू आ गया। और थर्ड कंडीशन क्या है 40% ऑफ सैलरी बेटा, तो 40% सैलरी कितना आएगा 2,70,000 सैलरी है ना, 2,70,000 जो कैलकुलेशन करके आया उसका 40% बताओ। 1,08,000 बताइए टैक्सेबल एग्जाम क्या होगा, 6,000 जो लिस्ट है वही एग्जाम होगा। 6744 ये ना। चलिए टैक्सेबल एग्जाम बता सकते हैं कितना रिसीव किए थे आप, 22,500, और ये एग्जाम हो गया है आंसर क्या 6,744 है आंसर। यस सर। चलिए नोट करिए। चले आगे। ओके बेटा, थर्ड केस देखिए। थर्ड केस क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कराते क्या समझा देते हैं, खुद से करके देखिए। एसएससी इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट दिल्ली, क्या कुछ लग रहा है 50% आ जाएगा, मेट्रो सिटी है। सैलरी 70,000 पर मंथ, 70,500 डीए है 2500। अब देखो ध्यान से, यहाँ अंडर टर्म्स एंड कंडीशन डीए का लिखा है तो नहीं लीजिएगा, देख रहे हैं ट्रैप। एचआरए 2,000 पर मंथ तो 24,000 हो जाएगा। 2.5% कमीशन ऑन सेल्स मेड बाय सेल्स लेंगे, सेल्स का कमीशन लेंगे रेट दिया तो लेंगे, तो 2.5% रेट दिया हुआ है तो ले लेंगे। मेड बाय सेल्स पर जैसे कितना 4 लाख, 4 लाख 2.5% कितना होगा 10,000, तो 10,000 कमीशन जोड़िएगा, 10,000 कमीशन जोड़ लेंगे। एचआरए पेड यानी रेंट पेड बाय एसएससी क्या है 2,000 पर मंथ, 24,000 रेंट पेड हो गया। रेंट पेड माइनस 10% सैलरी करिएगा, फिर 50% सैलरी करिएगा और एक्चुअल एचआरए रिसीव कर लीजिएगा। वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ कमीशन 10% ऑन सैलरी इन प्लेस ऑफ फिक्स रेट ऑन सेल्स? हाँ डिफरेंस हो जाता है। ये केस सी में 2 पॉइंट है कि बोलता है कि पहला पॉइंट बोलता है कि 2.5% कमीशन ऑन क्या है, और दूसरा बोलता है कि अगर मान लो कि 10% ऑन सैलरी कमीशन मिलेगा तो तब उस कमीशन को सैलरी का पार्ट नहीं मानेंगे, बिकॉज कमीशन कौन सा सैलरी का पार्ट मानेंगे, वही कमीशन सैलरी का पार्ट मानेंगे जो सेल्स पे फिक्स रेट मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो केस सी को आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, हम बताते हैं। पहले ये बताइए सैलरी में क्या लेंगे बताइए, 17,500 पर मंथ है, यस तो 17,500 गुणे 12 कर लीजिए, कितना आएगा निकालिए, 17,500 गुणे 12 करिए, 2 लाख और 4 लाख का 2.5% कमीशन बताइए,
10,000 जोड़ देंगे। इसमें डीए नहीं लेंगे, यहाँ पर डीए क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज सीधा डीए लिखा हुआ है, अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर डीए नहीं लेंगे। केस बी में डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था तो ले रहे थे। तो 2,20,000 आया बेटा, आप समझिए। 3 कंडीशन चलाइए। पहला कंडीशन में एचआर रिसीव कितना है मन में बताइए, 24,000 मन में कर लीजिए। दूसरा में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी होता है, तो रेंट पेड कितना हुआ 24,000, 2,000 पर मंथ रेंट पेड कर रहे ना, और 10% ऑफ सैलरी कितना आएगा 2,20,000 का 10% कितना आएगा 22,000। तो 24 माइनस 22 कितना हुआ 2,000, दूसरा आ गया। और तीसरा क्या 50% ऑफ सैलरी, तो 2,20,000 का 50% कितना आएगा 1,10,000। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम होता है, कितना एग्जाम हो जाएगा देखिए, आंसर है क्या? क्या एग्जाम है देखिए, बन गया मुंह पर। चलो बनाइए, बनवाते हैं। केस 3 सी केस। पहले तो बेस सैलरी कैलकुलेट करो। सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA बेसिक पे कितना था महीना का 17,500 गुने 12 कितना था 2,10,000। 2.5 ऐड कमीशन at 2.5% on ₹4 लाख बेटा 10,000। 2,20,000। Here DA shall not be the part of salary because it is not under the terms of एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब लिखो HRA एग्जेम्प्ट। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो पहले ये बताइए एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल HRA कितना रिसीव हुआ है 2,000 into 12 24,000। दूसरा रेंट पेड आपका 2,000 गुना 12 24,000 लेस 10% ऑफ सैलरी 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी है आपका 2,20,000, इसका 10% 22,000 गया, फिर वैल्यू आएगा 2,000। और थर्ड ये आगरा में रहता है ना, सॉरी दिल्ली का था ना, 50% ऑफ सैलरी ले लेंगे, मेट्रो सिटी है। तो 2,20,000 इंटू 50% 1,10,000। तो HRA एग्जाम आ जाएगा
लिस्ट। चलिए आगे। अब उसी में एक पॉइंट क्या पूछा था याद है? इफ कमीशन इज 10% ऑन सैलरी बोला था ना। फिक्स तो परसेंट। अब ध्यान देना, अगर कमीशन 10% ऑफ सैलरी है, तो ये फिक्स रेट ऑफ कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, तो इसको इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ सैलरी। ये सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा, नॉट बी द पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA. In this case, salary will be 2 लाख, कितना था? 2 लाख 20,000। 20,000 नहीं नहीं 2 लाख 10,000 था ना। 50% उसका। सिर्फ बेसिक ले लेंगे यहाँ पे 17,500 बने पाएगा। 2,10,000। अब यहाँ पर HRA कैसे एग्जाम हो जाएगा? HRA रिसीव हुआ मेरा जो 24,000 है वो ले, सेकेंड होगा रेंट पेड है आपका 24,000 लेस 10% ऑफ सैलरी, 21,000, तो यहाँ जाएगा 3,000। और थर्ड है 50% ऑफ सैलरी, एक लाख 5,000। कितना एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे? 3,000। छूट गया, ठीक है। हो गया।
अब नेक्स्ट देखिए, अभी हम सी किए हैं, डी देखिए, एसएससी एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, सॉरी द एसएससी एम्प्लॉयड इन अ कंपनी इन मुंबई, बताइए मेट्रो सिटी है, कितना परसेंट लेंगे? 50%। सैलरी 16,800 है, डीए 5,000 है, यहाँ भी अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, एचआरए 2200 पर मंथ है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय फॉर द रेसिडेंसी कमर्शियल 3600 पर मंथ, द एम्प्लॉय हैज रिसाइड्स, द एम्प्लॉय हैज रेसिडेंशियल हाउस इन पुणे, तो पुणे में रह रहा है, लेकिन उसका घर पुणे में है ना, रेसिडेंशियल हाउस उसका पुणे में, लेकिन कहाँ रह रहा है वो? मुंबई में, तो इसका निकल सकता है, डीए नहीं लीजिएगा, डीए यहाँ पर नहीं लेंगे, तीनों पॉइंट पे करके बनाइए तो इसको। फॉलो करिए, जो पिछला कोर्स से फॉलो किए, एचआर रिसीव लिखिए पहले, एचआर रिसीव कितना हुआ लिखिए, बन गया। रेंट पर किया है, उसे लियो, रेंट पर कितना हुआ है? 36। आ गया? बता दूं? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, यहाँ पर आप चीज, ये जो एम्प्लॉय है वो कहाँ रह रहा है, तो देख लो, एम्प्लॉय का रेसिडेंशियल हाउस कहाँ है? पुणे में। जॉब कर रहा है मुंबई में, लेकिन रह कहाँ रहा है वो? तो रिसाइड इन पुणे, तो यहाँ मेट्रो सिटी का कवर नहीं होगा।
रिसाइड कहाँ बेटा? पुणे है, तो यहाँ 40% ऑफ सैलरी निकालिएगा, 50 नहीं निकालिएगा। जहाँ वो रह रहा है वहाँ देखेंगे, ठीक है बेटा। मान लीजिए कि दिल्ली में आप जॉब करें लेकिन नोएडा से जाते हैं तो फिर 40% डालिएगा। पढ़ गया? और किसी का? पहला में एक्चुअल एचआरए रिसीव लिखो, दूसरा करो रेट पेड कितना है, तो 1200 करिए -10% सैलरी करिए। सैलरी नहीं समझ आया है, 16,800 बोले 12, उसका 10% निकालिए। देखिए इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं। बन गया, छोड़ दे। चलो केस डी जो है, डू योरसेल्फ।